सुदर्शन जी ने एक जोरदार चांटा अपने बड़े बेटे रमेश के गाल पर दे मारा। हिम्मत कैसे हुई तेरी, मुझे और मेरी पत्नी को धोखा देने की। मैंने तुझे क्या समझा और तू क्या निकला। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। शर्म नहीं आई तुझे? तू और तेरी पत्नी दोनों ही सपोले हो। सुदर्शन जी की पत्नी जानकी जी ने जब ये सब सुना तो वो भी गुस्से में उबल उठी और एक थप्पड़ उन्होंने भी अपने बड़े बेटे रमेश के मुंह पर मारा। वो अपने उन दिनों में खो गई जब वो अपनी बड़ी बहू को ब्याह कर लाई थी। सुदर्शन जी का अच्छा खासा कारोबार है जो वो वर्षों से चला रहे थे। दोनों बेटे रमेश और सुरेश भी उन्हीं के साथ कारोबार में लग गए थे। सुदर्शन जी का अपना सभी काम अपने बड़े बेटे की सलाह से किया करते थे। उनकी पत्नी जानकी जी स्वभाव से अच्छी थी और भक्ति भाव में लगी रहती थी। एक घर एक ही कारोबार, पर फिर भी आपस में मतभेद हुआ करते थे। रमेश बड़े बेटे होने के नाते अपनी ही चलाता था। घर के हर फैसले में उसकी ही चला करती थी। ये बात उनके छोटे बेटे सुरेश को अखरती थी। रमेश की पत्नी आंचल भी रमेश का बराबर साथ दिया करती थी। एक दिन घर के बाहर आकर अचानक से एक कार रुकती है और कार वाला कार की चाबी रमेश को दे जाता है। नई कार को देखकर रमेश की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। भैया, आपने इतनी महंगी कार ले ली और मुझे बताया भी नहीं। आपने कब कार बुक करी, ज़रा भी खबर नहीं लगने दी। घर में पहले से ही 2 कार हैं, तीसरे की क्या ज़रूरत थी? सुरेश ने कहा। अरे चुप कर, बोलता ही जा रहा है। कार ही तो ली है, कौन सा हवाई जहाज़ ले लिया? और मैं तुझे क्यों बताता, मैंने तो पापा को भी नहीं बताया। ये सुनकर सुरेश चुप हो जाता है। सुरेश अभी तक भी कुंवारा था और उसकी शादी के लिए लड़की देखी जा रही थी। वो अपने ही साथ पढ़ने वाली लड़की से प्यार करता था, लेकिन घर वालों को उसकी पसंद नापसंद से कोई मतलब नहीं था। देवर जी, आपकी शादी तो मैं अपनी पसंद की लड़की से करूँगी। मेरी ममेरी बहन है, वो मुझे बड़ा मानती है और मेरे मामा जी का भी अच्छा खासा कारोबार है। रमेश भी दिव्य पूर्वक आंचल के हाँ में हाँ मिलाता है। हाँ भाई, ये प्यार व्यार छोड़, शादी जीवन भर का नाता है और काव्या इस घर में आएगी तो हमें कारोबार में भी फ़ायदा होगा। तो ज़्यादा मत सोच, प्यार तो शादी के बाद हो ही जाता है। अब तेरी भाभी और मेरी भी तो शादी पापा ने ही की थी। आज हम दोनों कितने खुश रहते हैं। सुदर्शन जी इस बारे में कुछ नहीं कहते। उन्हें भी लगता है कि बड़े बेटे बहू जो फैसला करेंगे वो सही है और सास जानकी जी भी अपनी स्वीकृति दे देती हैं। सुरेश और काव्या की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आंचल के हर पैसे पर नज़र रहती है कि कितना और कहाँ खर्च हो रहा है। यूँ तो वो अपनी ममेरी बहन को देवरानी बनाकर ला रही थी, पर एक जेठानी की तरह वो सोच रही थी। परिवार की बड़ी बहू आंचल चाहती थी कि जैसे उसकी शादी हुई वैसे ही उसके देवर की हो, लेकिन दोनों की परिस्थितियों में अंतर था। 3 साल पहले जब आंचल बहू बनकर आई थी तो कारोबार बस ठीक ठाक चल रहा था, इसलिए उसके लिए ज़्यादा महंगे कपड़े और जेवर नहीं बनवा पाए थे। अब 3 सालों में घर की स्थिति बदल गई थी। कारोबार ने नई ऊंचाइयों को छू लिया था। घर में लक्ष्मी बरस रही थी, तो जानकी जी ने छोटी बहू के लिए अच्छे कपड़े और महंगे जेवर ले लिए। ये बात आंचल से सहन नहीं हो रही थी। उसे जलन होने लगी और वो अपनी सास जानकी जी से बोली, मम्मी जी, आपने मुझे तो इतने जेवर नहीं चढ़ाए थे और छोटी बहू के लिए इतना कर रही हो। मुझे भी वो सभी जेवर चाहिए जो छोटी के लिए बन रहे हैं। घर की बड़ी बहू हूँ मैं, तो मेरा भी बराबर का हक बनता है। और ये रानी हार तो बड़ा प्यारा है, आपने मुझे तो कभी नहीं दिया, ये तो मैं ही लूँगी। आंचल, तुम जब घर में आई थी तो परिस्थिति अलग थी, अब अलग है। फिर जो छोटी को जेवर चढ़ा रही हूँ
तो तुम भी पहन लेना, आखिर दोनों बहनें ही तो हो। नहीं मम्मी जी, जब तक काव्या कुंवारी है वो मेरी बहन रहेगी, पर शादी होते ही तो वो मेरी देवरानी बन जाएगी, और देवरानी जेठानी में तो बराबरी होती ही है। अब जो उसके लिए होगा वही मेरे लिए होगा। देवरानी का क्या भरोसा कब गहने देखकर पलट जाए। जानकी जी समझ गई कि बड़ी बहू छोटी बहू के आने से अपनी तुलना उससे करने लगी है। उन्होंने वही किया जो आंचल ने कहा। सुरेश और काव्या की शादी हो गई। पहले सुरेश काव्या को नहीं समझ पाया था, पर जब उसके साथ रहने लगा तो उसे भी एहसास हुआ कि काव्या बहुत ही अच्छे स्वभाव की और समझदार बहू है। वो पूरे परिवार का ध्यान रखती है और मम्मी पापा की भी मन से सेवा करती है। इतनी अच्छी पत्नी पाकर सुरेश भी खुश रहने लगा। सुरेश अपने मम्मी पापा और भैया भाभी का भी बहुत सम्मान करता था। भैया की कोई बात टाला नहीं करता था, और कोई भी काम करता था तो अपने बड़े भाई से पूछकर ही करता था। भैया मुझे एक नया लैपटॉप लाना है, क्योंकि काव्या को चाहिए। उसकी भी कारोबार में रुचि है, वो भी करना चाहती है। उसके पापा और हमारा एक ही चीज़ का कारोबार है, तो वो भी आगे हमारे साथ काम करना चाहती है, ताकि उसका मन भी लगा रहेगा। सुरेश ने कहा। सुरेश मन तो घर के कामों में लगाए, और आंचल भी तो घर में ही रहती है। बेकार ही काव्या को कारोबार से जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग हैं, हम सब संभाल लेंगे। घर की बहुओं का फ़र्ज़ है कि वो घर संभाले। बेकार ही घर से ऑफिस जाएगी तो पीछे घर कौन संभालेगा। लेकिन भैया वो इसलिए तो लैपटॉप को कह रही है ताकि वो घर भी संभाल सके और ऑफिस का काम भी देख सके। सुरेश ने फिर से कहा। तभी आंचल आ जाती है। ये क्या बात हुई? मैं भी तो 3 सालों से रसोई संभाल रही हूँ, और अब रसोई संभालने की बारी काव्या की है। तब ऑफिस का काम करने लगेगी तो घर का क्या होगा? कहने को घर से करेगी, पर समय तो देना ही होगा। रमेश और आंचल दोनों ने काव्या को लैपटॉप दिलाने से मना कर दिया। सुदर्शन जी से कुछ नहीं कहा। उन्हें लगा कि रमेश और आंचल जो भी कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। सब काम छोड़कर घर पर ही आराम करते हैं। उनके दोनों बेटे जो उनका कारोबार संभाल रहे थे। काव्या नई बहू थी और आंचल की छोटी बहन भी थी, तो वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए। उसे लगा वो अभी आई है तो आते ही हर चीज़ की ज़िद करना सही नहीं है, इसलिए वो अपने घर संभालने में लग गई। एक दिन काव्या ने आंचल के कहने पर मूंग की दाल का हलवा बनाया, तो आंचल ने सिर घर पर उठा लिया। मम्मी जी देखो तो हलवे की सिकाई अच्छे से नहीं हुई है, पूरा घी भी डाला नहीं, और मीठा भी कितना कम है। मैं तो इतना अच्छा हलवा बनाती हूँ, काव्या को देखो इतना महंगा सामान बेकार दिया। मैं तो इसे छोटी बहन समझकर लाई थी, पर मुझे क्या पता था इसको तो काम ही नहीं आता है। जानकी जी के कान भरने में आंचल कम नहीं थी। वो तो किसी भी तरह चाहती थी कि उसकी सास और उसकी देवरानी की दूरियां बनी ही रहे, जिससे वो अपनी सास से लगाव रख सके। जानकी जी कुछ नहीं कहती, पर आंचल काव्या की बनाई रसोई में कोई ना कोई नुक्स निकाल कर उसे डांट लगवाने में ही लगी रहती थी। जानकी जी भी समझने लगी थी कि बड़ी बहू नहीं चाहती कि घर में छोटी बहू की कभी भी तारीफ हो। एक दिन रमेश भी ऑफिस से गुस्से में आया और जानकी जी से कहने लगा, मम्मी आज तो आपके लाडले बेटे ने नुकसान करवा दिया। सुरेश को काम करने का ज़रा भी तरीका नहीं है, पढ़ा लिखा गंवार है गंवार। अरे बिजनेस में तो कभी भावनाएं देखी ही नहीं जाती। बिजनेस तो बिजनेस के तरीके से होता है। वो देसाई जी को लाखों का माल बिना पूरे पैसे लिए दे दिया। आप बचा पैसा नहीं देंगे तो नुकसान हो जाएगा ना।
मम्मी देसाई जी हमारे पुराने ग्राहक हैं, अभी तंगी में है, माल बिकते ही वो पैसा दे देंगे। अब थोड़ा तो विश्वास रखना ही पड़ता है, अभी विश्वास करेंगे तो आगे भी तो वो हमसे ही माल लेंगे। सुरेश ने अपनी सफाई दी। जानकी जी कुछ नहीं बोली, क्योंकि उनका बोलना कोई मायने भी नहीं रखता है। घर में उनकी बड़ी बहू आंचल की ही चलती है। बेटा रमेश तो वो ही करता था जो आंचल चाहती थी, और कहता था जो आंचल बुलवाना चाहती थी। आंचल भले ही ऑफिस नहीं जाती थी, पर उसे घर और कारोबार और लेन देन की पूरी खबर थी, और वो कारोबार भी धीरे धीरे अपने नाम कर रही थी। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसकी पढ़ी लिखी देवरानी घर के कारोबार में अपना सहयोग करे। रमेश कागज़ और लेन देन, रुपये पैसों का काम संभालता था और पैसा बैंक में जमा करवाता था। उसने सुरेश को केवल बाहरी कामों के लिए रखा हुआ था। सुरेश को भी अपने बड़े भैया पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता था। लेकिन अब काव्या धीरे धीरे घर को और कारोबार को समझने लगी थी। सुरेश आकर उसे रोज़ की बातें बताता था, तो वो अपनी भी सलाह दिया करती थी। उसकी सलाह पर काम करने से सुरेश को फ़ायदा होने लगा था, इसलिए वो ज़िद कर रहा था कि काव्या को भी बिज़नेस में साथ में लिया जाए। अपने छोटे बेटे बहू की ये दशा देखकर अब जानकी जी को भी महसूस होने लगा था कि उन दोनों के साथ अन्याय हो रहा है। घर का कारोबार है तो दोनों भाइयों की बराबर से चलनी चाहिए, मगर यहाँ तो रमेश हर बात में सुरेश को दबा रहा था और अपनी ही मनमानी कर रहा था, और उसकी पत्नी आंचल उसका कारोबार में बराबर साथ दे रही थी। छोटा बेटा और बहू इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनकर रह गए थे। तो रात को जानकी जी उन्हें अपने कमरे में बुलाती है और कहती है, मैं चाहती हूँ तुम दोनों मेरे रहते अलग हो जाओ, ताकि तुम दोनों अपने हिसाब से पूरा काम कर सको। यहाँ तो हर जगह बस रमेश की ही चलती है, इसलिए सुरेश पीछे रह गया है और काव्या भी कारोबार में अपना सहयोग नहीं दे पा रही है। मैं अपने छोटे बेटे के साथ में अन्याय होते नहीं देखना चाहती। मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही इंसान हैं। ये सुनते ही रमेश बौखला जाता है। मम्मी आप बंटवारे की बात क्यों कर रही हैं? हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो चल रहा है। मैं ये बंटवारा नहीं होने दूंगा। रमेश और मैं मिलकर काम तो कर रहे हैं, फिर सब कुछ बांटने की क्या ज़रूरत है? बेकार ही बिजनेस का बंटवारा होगा और जग हंसाई होगी। कोई जग हंसाई नहीं होगी। मैं चाहती हूँ मेरे छोटे बेटे बहू भी अपनी ज़िंदगी पूरी इज्जत से जिए। जिस तरह सुरेश तुझे हर काम और बात के लिए पूछता है, वैसे तू तो कभी उससे नहीं पूछता है, काम होने के बाद ही बताता है। सुरेश और काव्या को भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा अधिकार है, तो वो दोनों सारी ज़िंदगी तेरे आगे पीछे ही नहीं घूमते रहेंगे। जानकी जी ने कहा, मम्मी आखिर आपने आज बता ही दिया कि आप मुझसे ज़्यादा सुरेश को प्यार करते हो। वो ही आपका लाडला है। आपने हमेशा उससे ही ज़्यादा प्यार किया है। रमेश चिल्लाकर बोलता है। पीछे से सुदर्शन जी आते हैं और रमेश के गाल पर 2 ज़ोरदार चांटे जड़ देते हैं। नालायक अपनी माँ की ममता और प्यार पर शक करता है। सुरेश तो तेरे 4 साल बाद हुआ है, तुझे तो इससे 4 साल ज़्यादा प्यार मिला है। तुझे तो तेरी माँ ने बड़े लाड प्यार से पाला है। आज तेरे घोटाले की पोल खुल रही है तो अपनी माँ के प्यार पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं कई दिनों से तेरी हरकतें देख रहा था। मैंने तेरे लेन देन की पूरी छानबीन भी करवाई है। तू काम तो सुरेश से बराबर ले रहा है, पर जो पैसा आ रहा है वो ना घर में पूरा दे रहा है और ना ही बिजनेस में लगा रहा है। तूने अपने और आंचल के नाम से ज़मीन और फ्लैट ले रखे हैं और घर में किसी को कानो कान भी खबर नहीं है।
धीरे धीरे सारा कारोबार हथिया लेगा तो सुरेश और काव्या के हिस्से में तो कुछ भी नहीं आएगा। हम दोनों आज हैं तो कल नहीं रहेंगे, तो वो सड़क पर आ जाएंगे। मैंने ही तेरी माँ से बंटवारे की बात की थी। बंटवारा होगा तो दोनों में बराबर ही होगा, नहीं तो तू तो पूरा कारोबार अकेले ही निगल लेगा और डकार भी नहीं लेगा। सुरेश और काव्या ये सुनकर चौंक जाते हैं। आखिर बड़े भैया और भाभी उनके साथ में धोखा कर रहे थे और उन्हें उनकी कानों कान खबर भी नहीं हुई थी। जानकी जी भी हैरान थी। उन्होंने भी एक थप्पड़ रमेश को दे मारा। अपने ही माता पिता से धोखा करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? हमने तुझ पर विश्वास किया था। तेरे पापा ने सारा कारोबार तुझे सौंप दिया था। तू तो अपने ही मम्मी पापा और भाई का नहीं हुआ तो और किसी का क्या होगा? पर मैं तो माँ हूँ। मैं अपनी संतान के साथ अन्याय होते नहीं देख सकती, नहीं कर सकती। अब तो बंटवारा होकर ही रहेगा। सुदर्शन जी और जानकी जी ने सरलतापूर्वक मिलकर घर और कारोबार का बंटवारा कर दिया। रमेश और आंचल को घर से अलग कर दिया गया। अब वो दोनों अपने छोटे बेटे बहू के साथ रहने लगे। काव्या ने भी अब बिजनेस में बराबर का हाथ बटाना शुरू कर दिया। अब छोटे बेटे के कारोबार में भी बढ़ोतरी होने लगी। दोनों दंपति अपने छोटे बेटे बहू के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, विश्वास पर ही हर रिश्ता चलता है। जहां विश्वास टूटा वहीं खून के रिश्ते में भी दरार आ जाती है और बंटवारा हो जाता है। दोस्तों, सुदर्शन जी ने घर का बंटवारा कर अपने बेटे बहू के साथ सही किया कि गलत, कमेंट करके इस कहानी पर अपनी राय अवश्य बताएं। दोस्तों, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।